दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आपको बायोलॉजी की सीरीज बड़ी अच्छी लग रही है और दोस्तों याद रखें बायोलॉजी में सवाल जवाब का तीसरा सीरीज है। जी हां दोस्तों, और आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं आपको कवर कराने वाला हूं, लेकिन आज के प्रश्न का लेवल बहुत हाई है। ठीक है, यानी कल तक में आप लोगों को लगा होगा सर बड़ा आसान आसान चल रहा है, आज मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड और ऊपर लेके जा रहा हूं आप सभी के लिए। यार आप सभी का फायदा होगा उससे। ठीक है, तो देखिए आज जैसे पहला प्रश्न है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों पूछा। दोस्तों जब से कोरोना की चर्चा चल रही है चमगादड़ की बात आ गई है। हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दे कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, कैसे बताओगे, बताना पड़ेगा ना आपको। तो याद रखिए, या हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है, या फिर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अर्धसूत्री विभाजन कहां पाया जाता है, लीची में खाने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ दिया कि फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है। फेफड़ा तो ऑलरेडी अंग है, अब उसको कौन सा अंग रक्त पहुंचाता है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसको अगर करेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं फटाफट। ठीक है, एक बात और याद रखिए, एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर पर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि जितना पीछे आप डाउनलोड करेंगे उतना ही पीछे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से इसको डाउनलोड करिए, इसके माध्यम से आप और भी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐप अपने आप में गागर में सागर के बराबर है। बहुत कुछ इसके अंदर है, मैं एक वीडियो बनाकर आपको नहीं बता सकता, बनाऊंगा ना तो घंटों लग जाएंगे ऐप को रिव्यू करने में। सोचो नितिन सर ने जिस ऐप पर 2 साल काम किया हो उस ऐप पर कितना समय लगेगा। आप सोचो, केवल 2 साल मैंने लगातार इस पे काम किया, एक सिंगल डे भी इस पे छुट्टी नहीं हुई है मेरी। ठीक है, लगातार काम किया हूं। आप सोचो कितना इस पे वर्क होगा और आपके पढ़ने के लिए कितना डेटा अवेलेबल होगा। बहुत कुछ कर सकते हो जाके इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और पूरी तरह से निःशुल्क। 1 रुपया देना नहीं है आपको, आना है सिर्फ तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए पहला प्रश्न आपको परेशान करने वाला है। बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है, कहां होता है प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है। सर बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया, सर क्या हो सकता है इसका उत्तर, मुझे नहीं पता, ऑप्शन भी नहीं आपके पास, आप बताओ प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। याद रखिए राइबोसोम पर होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम, नाम पढ़ा था ना राइबोसोम, उस पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। एक था लाइसोसोम, वो अलग है, उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वो अलग है। ठीक है, ये है राइबोसोम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो क्या बताएंगे, आ गया परीक्षा में तो क्या बताएंगे, और आ सकता है, पूरा चांस है। इसी तरह से नए नए प्रश्न बनते हैं। तो याद रखें चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, यूथेरिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। कौन सा वर्ग है इसका? यूथेरिया। ठीक है, याद रखें यूथेरिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे? अच्छा सर वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको शरीर का विद्युत गृह कहा जाता है, जिसको शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, जहां पर एटीपी होता है, एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा कुछ है ना नाम ना। तो याद रखें उसी की बात कर रहा हूं, वही माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित किससे होता है? श्वसन से संबंधित होता है। श्वसन से, ऊर्जा वहीं से मिलती है उसको, वहीं से जनरेट होता है, जनरेटर है हमारे शरीर का। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। ठीक है, याद रखिएगा। कर हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसमें? हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है, कुत्ता वगैरह काटता है तो इस तरह का रोग होता है हाइड्रोफोबिया। फोबिया माने डर, हाइड्रो माने जल, व्यक्ति जल को देख करके डरने लगता है। कभी कभी तो व्यक्ति कुत्ते की आवाज में भौंकने भी लगता है। हाँ, और इसके लिए रेबीज नाम का टीका लगता है। कौन सा? रेबीज टीका। कुत्ता काटता है तो रेबीज नाम का टीका लगता है। और याद रखिए हाइड्रोफोबिया एक वायरस है, रेबीज, ठीक है, उसकी वजह से फैलता है। तो वायरस याद रखिएगा, ये वायरस से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलो फिर से बताओ कोशिका की खोज किसने किया। कहेंगे सर परेशान करके रख दिए, कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अच्छा बताओ केंद्रक की खोज किसने किया था। सर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, बिल्कुल सही है। अच्छा हैजा वाला किसने किया था। सर हैजा की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, कोच ने किया था। ठीक है, अच्छा सब पता है आपको इसका मतलब।
मतलब। चलो बताओ कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत की, मैं कोशिका के खोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिका के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तो इसको याद रखिए, स्वीडन और स्वान। नाम क्या है? याद रखिए स्लाइडन और स्वान। मैंने स्वीडन याद करके रखा हूं, ठीक है। स्वीडन स्वान याद रखेगा, स्लाइडन स्वान, ठीक है। स्लाइडन स्वान एग्जैक्ट नाम याद रखिए। अभी क्या है ना कि दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ता है, तो कोई ना कोई ट्रिक बनाना पड़ता है जो इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो याद रखिए स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला है एटीपी का निर्माण होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी अभी आपको पढ़ाया हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होता है श्वसन से। क्यों? क्योंकि उसको शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर प्लांट कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है, कुछ भी कहो यार, ठीक है। तो एटीपी आ गया समझ में, ठीक है। आगे अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बताइए, परीक्षा में पूछ दिया अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, आपको बताना कहां पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो याद रखिए अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पुष्पों में। कहां पर? मैं पौधों पादपों की बात कर रहा हूं, और उसमें याद रखिए तरुण पुष्प कलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एथलीट फुट बीमारी किससे संबंधित है? बताइए। एथलीट फुट कल मैंने पढ़ाया था, फाइलेरिया पढ़ाया था ना, फाइलेरिया जिसको फील पांव कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, उसी तरह से फीता क्रीम से संबंधित था ना, उसी तरह से एथलीट फुट है। ये जो जानवर होते हैं उनके पैरों में होता है, ठीक है, और ये माउथ में भी होता है। तो याद रखें एथलीट फुट जो है ये फंफूद से संबंधित बीमारी है, ठीक है। किससे? फंफूद से संबंधित बीमारी है एथलीट फुट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, कह रहा है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ये जितने भी स्तनधारी, स्तनधारी किसे कहा जाता है? बताइए, स्तनधारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी हैं, ठीक है। जैसे चमगादड़ भी स्तनधारी है, चमगादड़ बच्चा देता है, ठीक है। जबकि अगर मैं कबूतर की बात करूं तो कबूतर स्तनधारी नहीं है, जबकि कबूतर के भी बच्चे होते हैं लेकिन वो अंडा देती है। मुर्गी क्या है? वो स्तनधारी नहीं है, वो अंडे देती है, ठीक है। तो स्तनधारी वो जीव होता है जो बच्चे देते हैं। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग जो हैं मनुष्य जो हैं वो स्तनधारियों में आते हैं। तो याद रखेगा स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? वही यूरिन यार, ठीक है। तो याद रखेगा यूरिन, यूरिन में क्या होता है? यूरिया, ठीक है। तो याद होता है, उसको याद रखेगा। अच्छा, जो यूरिया होता है इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 46 से 47%। ये परीक्षा में आजकल खूब आ रहा है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? लीची देखें ना, अभी हाल ही में लीची की वजह से कहा जा रहा था कि चिमकी बुखार फैल गया है। कहां पर? बिहार में। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी, चमकी बुखार, ठीक है। चमकी, चिमकी नहीं, चमकी बुखार था, ठीक है, वो लीची। तो लीची का खाया जाने वाला भाग है एरिल। कौन सा भाग है? लीची का खाया जाने वाला भाग का नाम है एरिल भाग है, उसका खाया जाता है गूदेदार हिस्सा होता है, ठीक है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये अब देखिए, कैसे तो देखा जाए तत्वों की बात करेंगे तो कैल्शियम भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, और यहां पर भी देखिए कैल्शियम का ऑप्शन दिया। न दिया हो तो परेशान मत होइए, आप पढ़िए कि किस चीज में आपसे पूछ रहा है। कुछ और भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है शरीर में, तो वो भी सही हो सकता है। तो देखिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के बारे में कई बार बता चुका भाई। पैंक्रियाज जो होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है पैंक्रियाज को। उस पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय के अंदर लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। उसके अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन वहां से निकलता है, ठीक है। और उस इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इंसुलिन की कमी अगर हो जाए शरीर में तो व्यक्ति को मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चलिए। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा है ना, तो इसकी खोज सबसे पहले किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। और रुधिर यानी ब्लड में जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि ओ होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, तो ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? वो
किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वो भी आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर विलियम हार्वे याद रखेगा, ठीक है। आगे कह रहा है पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलेग्रा रोग दोस्तों ये शरीर में नियासिन एक पदार्थ होता है, उसकी कमी से होता है, नियासिन, ठीक है। याद रखिए उसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। पेलेग्रा नामक रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। जैसे पूछ दिया अल्जाइमर रोग संबंधित है, बताइए मस्तिष्क संबंधित है, व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है, ऐसे, ठीक है। इंसुलिन का श्रावण होता है, बताइए पैंक्रियास से होता है। एकदम डायरेक्टली ऐसे याद करना पड़ता है, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो समझते चलिए। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया? ल्यूवेनहाक ने किया, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूवेनहाक ने किया। विषाणु की खोज किसने किया? बताइए, कल पढ़ाया था, कल वाले में था ना, बताइए क्या नाम था? देखिए अभी मेरे दिमाग में था, अभी स्किप किया तुरंत। विषाणु की इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया, वायरस की खोज किया था इवानोवस्की ने। और इसका जो खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था ल्यूवेनहाक ने। याद रहता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम से माइंड से स्किप कर जाए, अदरवाइज याद रहता है, ठीक है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? वही हाइड्रोफोबिया, अभी बताया तो आपको स्टार्टिंग में, वायरस से फैलता है, रेबीज का टीका लगता है, तो वही हाइड्रोफोबिया। यहां पर भी है उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा आपातकालीन ग्रंथि है, इसको लड़ो और उड़ो भी कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि को लड़ो और उड़ो भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि है शरीर में दोस्तों, उसको आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, शकरकंद होता है उसमें भोजन कहां संग्रहित होता है? तो याद रखिए उसमें भोजन संग्रहित होता है उसके स्तंभ में, उसके तना में, इसमें संग्रहित होता है, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट जो होता है इस शरीर के अंदर पाया जाता है, ये जो बाहरी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी रोगों से लड़ने की, उसको मजबूत करती है, रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह से WBC हमारे शरीर में रक्षा करती है, उसी तरह से यह भी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? बता चुका हूं, तना होता है उसका। अब यहां पे प्रकंद दे सकता है, प्रकंद है, ठीक है। तो खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। ऐसे लीची का खूब परीक्षा में पूछता है, तो मैंने बताया एरिल। क्या नाम है? एरिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारण न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस, अरे कल पढ़ाया था केंद्रक की खोज। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, और आज भी बताया हूं केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। कुछ कठिन नहीं है, परीक्षा में कोई भी चीज पूछ सकता है, घुमा फिरा के भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टडी करते चलिए। हिपेरिन का निर्माण होता है, मैंने बताया था ब्लड के थक्का बनने की बात। दोस्तों एक रोग है हीमोफीलिया, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? विटामिन के जिम्मेदार है। रक्त शरीर में घूमता रहता है किस प्रोटीन की वजह से? हिपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से। और अब पूछ रहा है हिपेरिन का निर्माण किस पर निर्भर होता है? तो याद रखिए हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो ब्लड सेल्स होता है, वही हिपेरिन का निर्माण करती हैं, कुछ अलग नहीं होता है। वही ब्लड सेल्स हिपेरिन का निर्माण करती हैं, और हिपेरिन की वजह से ही ब्लड क्या है? सर्कुलेट करता है, पूरे शरीर में घूमता है, रक्त परिसंचरण। और ये रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। मजा आया ना? आएगा मजा। जिस दिन सब विषय पढ़ाऊंगा ना, सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं ऐसे दिन का। चलो आगे देखते हैं। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान दोनों एक ही जगह पे है, आसपास में, ठीक है। तो याद रखिए औषधि भी विष भी दोनों लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? वो भी लखनऊ में स्थित है। तो उसको भी याद रखिएगा, 3 लखनऊ के हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जिस फूल में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें फूल या बीज नहीं होता है उसको नाम दिया जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजेम्स का नाम देते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स का नाम देते हैं, उसमें फल या बीज, फूल या बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, करा फेफड़ों को रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ों को रक्त पहुंचाता है जो दायां आलिंद होता है। बायां मत बोलिएगा, इस साइड वाला नहीं, इधर तो हृदय होता है ना। तो फेफड़े का जो दायां आलिंद है वो जो है रक्त पहुंचाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दायां आलिंद, दाएं साइड वाले को दायां आलिंद, बाएं साइड वाले को बायां आलिंद कहते हैं। फेफड़े को रक्त पहुंचाता है दायां आलिंद, ठीक है, हृदय का। तो याद रखिएगा।
आगे देखिए करा हृदय, अच्छा इस साइड का हृदय का बोल रहा है, दाया बाया उसी में होता है, फेफड़े का मत करिएगा, ठीक है। फेफड़े में पंपिंग का काम है, हृदय पंपिंग करता है, फेफड़े तक भेजता है, ठीक है। करा है कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो आपने घेघा रोग का नाम सुना होगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अब देख लेते हैं यहां पर क्या दिया, थायराइड। भाई थायराइड ग्रंथि अगर बढ़ती है ना तो याद रखिए आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्लैंड बढ़ती है, थायराइड ग्रंथि बढ़ती है और घेघा रोग जो है वो होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है, तो जो WBC है, जो श्वेत रक्त कण है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रोगाणुओं से रक्षा करता है, लिम्फोसाइट भी रक्षा करता है, उसका भी नाम याद रखेगा, ठीक है। चलिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए डीएनए आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और ठीक है और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो है दोस्तों, डीएनए में तो हमारे जीवन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित होती हैं, ठीक है, तो याद रखेगा डीएनए। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना प्रस्तुत किया था, ठीक है, द्विगुणित संरचना, उसको भी याद रखेगा। बाकी आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, आरएनए का भी मुख्य कार्य। और इसी में हमने पढ़ा था राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पढ़ा चुका हूं पीयूष। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। सबसे मजबूत मांसपेशी कहां की पाई जाती है, मांसपेशी पूछे तो जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं, जबकि सबसे कठोरतम हिस्सा इस पूरे शरीर में कौन सा होता है, इनेमल। ये जो दांत के ऊपर का सफेद हिस्सा है, इनेमल बोलते हैं इसको, वो सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है। और सबसे मजबूत मांसपेशी कहां की होती है, तो जबड़े की मांसपेशी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। बाकी 206 हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ये सभी आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखते जाइए, खाली बहुत मजा आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो इसमें स्टार्च वगैरह आते हैं, और स्टार्च के पाचन के लिए क्या जिम्मेदार है, लार जिम्मेदार है, कल पढ़ाया था, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है, तो उसके लिए इंसुलिन जिम्मेदार है, तो याद रखेगा स्टार्च और शर्करा ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, भाई विटामिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन दूध में कौन सा नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी स्पेशली नहीं पाया जाता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला संतरा वगैरह हो गया, उसमें पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए कैल्सीफेराल बोलते हैं इसको, सी को, ठीक है, तो याद रखें, नहीं डी को कैल्सीफेराल बोलते हैं, सी को नहीं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। कर डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, भाई ये एक अवस्था होती है जब भ्रूण में जब डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, उसको मेसोडर्म बोलते हैं, क्या वो इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज जब अलग होता है तब, तो इंटरफेज ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी रक्त कब बनता है, तो उसके लिए मैंने एक बताया था ना, उसको भी ध्यान रखेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, ये मस्तिष्क के पास में स्थित होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी को, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, उसको भी याद रखिए। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें, सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं सर्वाहारी में, किसमें, सर्वाहारी में। सर्वाहारी जानते हैं ना, सर्वाहारी में, अरे मांसाहारी शाकाहारी दोनों, ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो याद रखिए उसमें एंजाइमों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत तक होता है, तो लगभग 65% तक प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दे रहा है बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। कॉपी लिखते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ फिर जल्दी से कि कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। करेक्ट। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है, टीबिया नामक अस्थि दोस्तों पाया जाता है ये टांग में, इसी तरह से यहां पर भी होता है, ठीक है। हड्डियां, जो यहां की हड्डी सबसे लंबी होती है और पैर की लंबी होती है, पैर में फीमर हड्डी है, फीमर के नीचे टीबिया हड्डी होती है, ठीक है, तो याद रखेगा दोनों। जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और उसके बाद टीबिया है, ठीक है। और ये हाथ में यहां पर दो होती हैं, रेडियो अल्ना। क्या होती है, एक रेडियो होता है, दूसरा अल्ना होता है, ये होता ना, जरा बताइए कमेंट करके, रेडियो अल्ना। बड़ा दिन हो गया पढ़े सब, बायोलॉजी छोड़े भी बहुत दिन हो गया ना, तो जब विषय कंप्लीट होता जाता है तो कुछ चीजें दिमाग से स्किप करती है, खैर कोई बात नहीं, अभी आदत हो गया है। करा यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यकृत यानी लीवर का अध्ययन जिसमें आप करते हैं उसको कहा जाता है हेपेटोलॉजी, ठीक है, हेपेटोलॉजी, ठीक है। तो हेपेटोलॉजी जो है यकृत से संबंधित है, इसी से हेपेटाइटिस भी बना है। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर ही तो प्रभावित होता है, लीवर डैमेज होता है, हेपेटाइटिस, तो उसी हेपेटाइटिस से हेपेटोलॉजी याद रखेगा, ठीक है। करा एंजाइम सहायक होते हैं खाने को पचाने में, कि कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी भोजन है, उसको पचाने में सहायक कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला दे रहा है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो है कोलेजन। क्या नाम है, कोलोजन। कोलेजन कोलोजन उसका नाम है, ठीक है। तो उसको याद रखिए, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलोजन, ठीक है। कह रहा है हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, ज्यादातर देखा जाए तो हार्ट अटैक का जो कारण होता है क्या नाम है यार, कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं और उसी ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। जब कभी हार्ट अटैक आने वाला होता है, एक दो हार्ट अटैक के बाद तीसरे चौथे में भी आदमी जो है कंफर्म है कि डेथ ही कर जाता है, क्योंकि उसके ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो ब्लॉकेज होता किस वजह से, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा जो है सही करके रखिए शरीर में, नहीं तो फिर कभी भी आप निपट सकते हैं, ठीक है। लाइसिन क्या होता है दोस्तों, वैसे लाइसिन हमने पढ़ा था दोस्तों लहसुन के अंदर गंध के बारे में। यहां पर क्या है, एक एमिनो एसिड है, ये अलग है, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है। वो एलाइसिन होता है, एलाइसिन होता है या लाइसिन है, ठीक है। देखना था मुझे भाई। रोहा किस संघ की बीमारी दोस्तों, तो रोहा दोस्तों ये आंख से संबंधित बीमारी है। रोहा आंख से संबंधित अब नहीं होता, पहले होता था। रोहा जब होता था तो आंख मतलब इस शरीर से लगता था बाहर गिर जाएंगी, ठीक है। तो उसमें जो है पता नहीं कैसे काजल वजल की कलई वगैरह करते थे, ठीक है, गर्म करके, तो उससे जो जाकर के रोहा सही होता था। बड़ा खतरनाक होता है, तो याद रखिएगा। तरह लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल है, कौन सा शैवाल पाया जाता है लाइकेन में, वही नीलहरी शैवाल होगा, ठीक है। तो नीलहरी शैवाल पाया जाता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, खराब पानी पिएंगे हैजा रोग होगा। हैजा के बारे में सबसे पहले हैजे का टीका विकसित किया था किसने, रॉबर्ट कोच ने विकसित किया था, ठीक है। और दूषित जल में अमीबा भी होता है ना, अतिसार रोग उसी से होता है, अमातिसार बताया गया होगा आपको, ठीक है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं किससे, बैक्टीरिया से बनती हैं। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से बनती, कुछ हर बैक्टीरिया खराब ही नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, तो उनसे बनती हैं। जैसे दूध को दही में बनाता है क्या नाम है, लैक्टिक एसिड होता है ना, उसमें पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा। करा यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। विटामिन ए भी इस पे स्टोर करके रखने की कैपेसिटी इसकी है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, करा थार के मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। थार के मरुस्थल में जल तो होता नहीं है, ठीक है। तो जल होता नहीं, इसीलिए यहां पर जीरोफाइट नाम दिया गया, जीरोफाइट, ठीक है। जीरोफाइट्स, उस वनस्पतियों को नाम दिया गया जीरोफाइट्स, ठीक है, जिसको जल की कम जरूरत पड़ती है, जैसे नागफनी वगैरह, कैक्टस वगैरह, बबूल वगैरह का नाम आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आर्थ्रोपोडा वर्ग है। इससे ज्यादा आप क्या जानोगे, कल भी आपको पढ़ाया गया था और आज भी दिया जा रहा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा वर्ग है, ठीक है। आगे है प्रजनन संबंधी सूचनाएं एकत्रित रहती हैं, आपके जीवन से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं आपके डीएनए में मौजूद रहती है, ठीक है। इसीलिए तो जब कभी जो है फोरेंसिक लैब में जांच होती है, इसमें डीएनए टेस्टिंग बड़ा मायने रखता है, ठीक है, याद रखेगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो याद रखिए जो लाल रुधिर कणिकाएं होती, रक्त कोशिकाएं होती, जो आरबीसी होती हैं, वो ऑक्सीजन की पूर्ति करती, क्योंकि वही अंगों अंगों तक ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा, भरपूर मजा आया होगा। आगे भी इस तरह का मजेदार क्लास में आपके लिए लाता रहूंगा, बशर्ते आप वीडियो को शेयर करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। जो कहोगे सब लाके दूंगा, आप मन लगा के बस पढ़ाई करो, ठीक है। एक बार वीडियो समाप्त हो जाने दो, फिर देखो कितना मजा आता है, जबरदस्त मजा आएगा। और हर विषय में आपको जो है टॉप पे लेके जाऊंगा, सबसे टॉप पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होना, ठीक है। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूं शेयर करना नहीं भूलेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। थैंक यू सो मच।